बुद्धिमानी से सोच समझ के पढ़ के अगर परीक्षा दिया जाए तो मुश्किल नहीं है, और उसका मेन सोर्स भी बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अब बीए वाली स्टाइल में जाके आप वहाँ कॉपी लिखोगे और आप उम्मीद करोगे तो फिर तो नंबर नहीं देंगे वो। सिविल सर्विसेज में एक चीज है बेटा बहुत जरूरी कि वर्ड लिमिट वगैरह को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। यानी जैसी वर्ड लिमिट वगैरह उन्होंने बताया है उसका पालन करें। यूपी पीसीएस में वायलेशन होता है। वायलेशन मतलब लिखो खूब कस के, जितना लिख लो उतना ही है। तो ऐसा नहीं है बेटा, परीक्षा दीजिए। और भाषा भाषा का जो र्यूमर लोगों ने फैलाया हुआ है ना कि सिविल सर्विसेज में सिर्फ इंग्लिश मीडियम से होता है, ऐसा कुछ है वह नहीं है ऐसा। आप हिंदी मीडियम में ठीक से लिख के तो आइए। हमारी फैकल्टी थे भाई अरुण सिंह, और यही से उन्होंने क्वालिफाई किया। ये एक विद्यार्थी नहीं थे, वो टीचर थे, पढ़ा भी रहे थे, तो उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, टीचर थे तो उनका बस एक अंतर था कि थोड़ा उनका विजन विषयों पर ट्रांसपेरेंट था। अब जैसे बच्चे और टीचर में यही डिफरेंस होता है कि चीजें आप भी पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं, तो सभी लोग पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है। अब हम लोग का अनुभव के द्वारा जो दृष्टिकोण है वो ज्यादा स्पष्ट होता है, बच्चों का कभी कभी स्पष्ट नहीं होता, तो इसका लाभ मिलता है। बहरहाल अब हमारे ऑनलाइन वाले मित्र तो लग रहा है आज सोए हुए हैं, या हो सकता है कल आईएएस की परीक्षा की तैयारी में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। अभी मित्र जैसे जैसे आएंगे जुड़ते जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने बात किया था अनुच्छेद 22 पर, है ना बेटा? तो 2 मिनट रिवाइज करेंगे अनुच्छेद 22 को, फिर आगे बढ़ते हैं। 22 में क्या था बेटा? अब हम तो भूल गए, किसी को याद हो तो बताओ। पेज वेज मत पलटो। नहीं नहीं, हाँ, बंदीकरण तथा नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण। थोड़ा ध्यान से सुनिए। भारत में जो गिरफ्तारी होती है, अरेस्ट जो होता है, उसके 2 आधार होते हैं, तीसरा नहीं है। पहला ये कि कोई अपराध कोई कर दे तब उसको गिरफ्तार किया जाए। डेफिनेटली जब अपराध हो जाएगा तो अपराध की प्रकृति को देखकर आईपीसी की धारा लगाई जाएगी उसके ऊपर। आईपीसी की धारा तभी लगेगी जब घटना हो जाए। घटना के पहले कौन सी धारा लग जाएगी? जब अपराध हुआ ही नहीं तो आईपीसी की धारा नहीं लग सकती। जब अपराध हो जाता है, घटना घटित हो जाती है, तो घटना के स्वरूप को देख के उस किताब को खोला जाता है और उस किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा करने पे ये धारा, वैसा करने पे वो धारा, सेक्शन लग जाता है। तो एक तो गिरफ्तारी होती है बेटा आईपीसी के दिन, और उस संबंधित धारा में लिखा होता है। कभी आईपीसी पढ़िएगा, मेरे टेबल पे थी, अभी एक मित्र ले गए, और मार्केट में बिकती है आईपीसी, आप खरीद सकते हैं। तो आईपीसी में साफ साफ लिखा हुआ है किसी धारा में कि उसमें गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। उसी में लिखा है कि अरेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो जिसमें अरेस्ट लिखा हुआ है उसमें आपको अरेस्ट किया जाएगा। जिससे जितनी गंभीर धाराएं हैं ऑलमोस्ट सब में अरेस्ट है। 307 में अरेस्ट है, 302 में अरेस्ट है, बाकी और भी तमाम धाराएं हैं जिसमें गिरफ्तारी होनी है। तो एक तो भारत में जो गिरफ्तारी होती है बेटा वो होती है भारतीय दंड विधि के अधीन। और इस गिरफ्तारी का उद्देश्य एक होता है कि व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय निर्धारित किए कि इसने अपराध किया कि नहीं किया, और अगर किया तो न्यायालय दंडित करे, नहीं किया तो भाई इज्जत छोड़ दे। पिक्चर उक्चर में देखते हैं कि भाई इज्जत बरी किया जाता है, छोड़ देते। दूसरी गिरफ्तारी जो होती है भारत में, वो गिरफ्तारी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी होती है। और ये गिरफ्तारी थोड़ी खतरनाक है। खतरनाक ये है, इस गिरफ्तारी में अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी घटना घटित होने के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए ये गिरफ्तारी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि घटना जब घटित हुई ही नहीं तो आप अंदाजा कैसे लगा ली कि घटना होने वाली है। और अगर आप अंदाजा लगा लेते हैं तो ये आपकी कल्पना भी हो सकती है, और कल्पना आपकी कुछ भी हो सकती है। कल्पना ये भी हो सकती है कि सेंट्रल विस्टा में बम विस्फोट से उड़ाना चाहते हैं, अभी अभी जो संसद भवन बनी है। कल्पना आप कुछ भी कर लें, और फिर गंभीर धाराओं में आप भेज तो नहीं सकते, लेकिन निवारक निरोध विधि में तो भेज सकते हैं ना। और बड़ी मजेदार बात है बेटा कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि में जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जमानत नहीं होती, बेल नहीं होती।
सरकार जितना चाहे उतने समय तक जेल में रख सकती है। कोई उपचार ही नहीं है, आपके बचाव का कोई साधन ही नहीं है, संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि अनुच्छेद 22 में जो उपचार दिया गया है वो किसके लिए है? या दोनों के लिए है या किसी एक के लिए? तो ध्यान से सुनिए, दोनों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 22 में उपचार सिर्फ उनको दिया जाएगा जिन्हें आईपीसी के अधीन गिरफ्तार किया जाएगा। क्लियर है बेटा? जिन्हें निवारक निरोध विधि के, अच्छा निवारक निरोध विधि समझ रहे हो? सरकार समय समय पे ऐसी विधियां बनाती है, जैसे इस समय बहुत तेजी से प्रचलन में है रासुका, है ना? बीच में कभी आपने नाम सुना होगा कोटा, टाडा, ये सब क्या थे बेटा? निवारक निरोध विधियां थी। टेररिस्ट एंड प्रिवेंटिव जो एक्ट था टाडा, तो उसमें यही कहा गया था कि जो आतंकवादी गतिविधियों में कुछ जिसका कुछ लगेगा संदेह उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये सब समय समय पे राज्य जो समझता है उचित कि भाई ऐसी विधि बनानी चाहिए। तो इस समय ज्यादा इम्प्लीमेंट है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में रासुका या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गए ना, वो अब लंबा इंतजार करें। और ये जो जमानत वमानत होती है ना बेटा, ये जुगाड़ वाला मामला है। पॉलिटिकल लिंक अगर आपका बन गया तो शायद आपकी जमानत हो जाए, और नहीं तो फिर जेल में रहेंगे। हमारे यहाँ के सांसद महोदय जो कभी हुआ करते थे, बड़े लंबे समय से हैं भाई, हम नाम क्या ले, आप बेहतर समझ रहे हैं। बाकी कोई हत्या भी कर देता है, आईपीसी के अधीन गिरफ्तारी होती है, तो आप देखते हैं उसकी भी साल 1.5 साल में जमानत हो जाती है, बाहर आके घूमता, भले लास्ट में उसको मृत्युदंड मिले चाहे जो मिले। ये बड़ी मजेदार बात है। दूसरा कि शांति काल में भारत में ही ये नौटंकी है। दुनिया के किसी देश में शांति काल में इस तरह की विधियां नहीं होती कि आप जिसको मन करे उसको धर के उठा ले जाओ और ले जाके बंद कर दो, और बंद करके न्यायालय में भी प्रस्तुत मत करो। निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया जाता है। जब न्यायालय में प्रस्तुत हो तब तो पता चले कि सही है कि गलत है, न्यायालय में ही प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो 22 का जो उपचार है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ उनको प्राप्त है जो भारतीय दंड विधि के अधीन गिरफ्तार है। और क्या उपचार है वो कल हमने बताया था। पहला, गिरफ्तारी का कारण पुलिस को यथाशीघ्र बताना होगा, और निवारक निरोध विधि में कुछ नहीं बताएंगे, उठा ले जाएंगे। दूसरा कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श लेने और अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। वो कह सकता है कि आप रुकिए, हम अपने वकील को बुलाते हैं। निवारक निरोध विधि में कोई वकील वकील नहीं। आईपीसी के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को एक तीसरा भी उपचार है, वो ये कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मैंने बताया था कि आने जाने के समय को छोड़कर, क्योंकि हो सकता है किसी को जाके पकड़ लिया नेपाल से या सऊदी अरेबिया से पकड़ लिया, आई नहीं आते हैं, तो पता चले कि अगर समय 24 घंटे से ज्यादा हुआ तो फिर छोड़े, चूहा बिल्ली का खेल होगा कि फिर छोड़िए फिर पकड़िए, ऐसा नहीं होगा। उस समय को उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। दूसरा कि 24 घंटे से अधिक भी निरुद्ध में रखा जा सकता है, पुलिस अपने कस्टडी में रख सकती है, परंतु ऐसा न्यायालय से अनुमति प्राप्त है। पहले तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना ही होगा। जब उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा तो अब जाहिर सी बात है कि न्यायालय से वो रिक्वेस्ट करेगा, जिसको आप लोग आम भाषा में बोलते हो ना रिमांड। तो पुलिस रिमांड लेती है, सामान्य रूप से 14 दिन की रिमांड मांगती है कि 14 दिन के लिए इनको दीजिए हमें। न्यायालय पूछता है क्या करोगे, तो बताते हैं जैसे पूछताछ करेंगे, साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, एविडेंस जो घटना हुई है उसका इकट्ठा करेंगे, मर्डर है तो मर्डर वीपन इकट्ठा करेंगे, कुछ इस तरह के साक्ष्य इकट्ठा करेंगे जिससे इनको दंड दिलाया जा सके। 12 तो ये बेटा अधिकार प्राप्त है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये अधिकार उनको बिल्कुल प्राप्त नहीं है जिन्हें निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है। क्लियर है बेटा? इसमें एक उपचार दिया गया था। उपचार ये दिया गया था कि यदि किसी व्यक्ति को लंबी अवधि तक गिरफ्तार करना हो तो न्यायालय से परमिशन लेनी हो। तो न्यायालय में एक सलाहकार बोर्ड बनेगा,
जो सलाहकार बोर्ड बताएगा कि इनको आगे भी गिरफ्तार किए रखना है कि छोड़ देना है। क्लियर है बेटा? वैसे न्यायालय नहीं होता ये कि न्यायालय में लेके नहीं जाते, न्यायाधीशों की एक 3 सदस्यीय परिषद बना दी जाती, बोर्ड बनाया जाता है, उससे सलाह ली जाती कि क्या किया जाए। तो मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं कि सलाहकार परिषद थोड़ी बताती है, वो तो बस एक औपचारिकता होती है, बताती तो सरकार ही है कि आगे रखने का इरादा है इनका, तो बोर्ड भी कह देता रखिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहीं कोई उपचार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संशोधित किया गया इसे, क्योंकि ये सब प्रावधान जो था ना बेटा, इंदिरा जी ने बहुत दुरुपयोग किया इसका। निवारक निरोध विधि खूब बनाया था इंदिरा जी ने, जैसे एक मीसा बनाया था। अरे लालू यादव अपनी बेटी का नाम उसी पर रख दिए। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये खत्म भी हो जाते हैं बेटा, सरकार इसको खत्म भी कर देती है। तो इसका खूब दुरुपयोग हुआ, खूब गिरफ्तार किया इंदिरा जी ने अपने विरोधियों को, जेल में बंद कर दिया। तो फिर जब जनता पार्टी की सरकार आई ना बेटा, तो 1978 में इन्होंने संशोधन किया और कहा कि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अगर गिरफ्तार करना हो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में, तो सलाहकार परिषद से राय ली जानी चाहिए। आज तक लागू नहीं है, संशोधन हो चुका है, इसे एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया। जैसे आपने देखा ना, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 2002 में, लागू किया गया 2010 में, चाहते तो आज तक लागू ना करते। तो ये सब है बेटा, तो बड़ा खतरनाक है बेटा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब इसमें यह है कि इसके दुरुपयोग की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती है, और दुरुपयोग होता है, पॉलिटिकल दुरुपयोग होता है। जैसे टाडा में आप देखोगे या कोटा में देखोगे, ये आतंकवादियों के विरुद्ध था, ज्यादातर राजनीतिक गिरफ्तार हुए इसमें, ताकि लंबी लंबी अवधि तक इनको जेलों में बंद रखा जाए। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही है ना बेटा? अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें 2 अनुच्छेद हैं, कौन कौन सा बेटा? 23 और 24। थोड़ा अपनी याददाश्त पे जोर डालिए। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ दी जो फंडामेंटल राइट हैं, या ज्यादातर फंडामेंटल राइट हैं, वो राज्य के विरुद्ध हैं। राज्य को मना किया गया है कि आप ये मत करिएगा, जबकि इन दोनों में राज्य से कहा गया है कि आप कुछ करिए। क्योंकि इसमें जो परेशानी है, वो परेशानी राज्य नहीं पैदा करता, वो परेशानी समाज पैदा करता है। तो समाज पैदा करता है तो समाज राज्य थोड़ा ही है, तो 12 के अधीन तो राज्य है नहीं, तो फिर इसको क्यों लिखा? यहां राज्य से प्रत्याशा की गई है, राज्य से उम्मीद की गई है कि आप कुछ ऐसा करिए ये परेशानी खत्म हो। तो क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। बोल नहीं रहे? और कानून बनाएंगे तो 13 उधर तलवार लेके तैयार है, विधि विधि बनाओगे, विधि नहीं बनेगी। अरे 13 में क्या लिखा है? विधि नहीं बना सकती, इसलिए 35 सपोर्ट में आ जाता है, और 35 कहता है भाई बनाने दो, हम हैं, कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 ये अनुमति देता है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, लागू करने के लिए, प्रभावी करने के लिए यदि संसद विधि का निर्माण करती है तो कर सकती है, और ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। है ना बेटा? तो 23-24 नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक, पॉजिटिव है। जैसे आपने पढ़ा था 17 भी पॉजिटिव था, यानी यहां राज्य को भी नहीं रोका गया था, राज्य से कहा गया था कि आप कुछ करिए भाई। तो शुरुआत करें बेटा, अनुच्छेद 23। तो दोनों की टाइटल क्या है बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला हम लोगों की जो कैटेगरी है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने अनुच्छेद हैं बेटा? 2, 23 और 24। एक एक की चर्चा करते हैं। पहला अनुच्छेद 23, बधुआ मजदूरी तथा बेगारी प्रथा का अंत। बधुआ मजदूरी और क्या बेटा? बेगारी प्रथा का अंत। ठीक है? तो 23-24 का नेचर आप देख रहे हैं। 23-24 सबको उपलब्ध है,
नागरिकों को भी उपलब्ध है, विदेशियों को। ये नहीं कि कोई पर्यटक बनारस बनारस घूमने आया या गोवा हुआ धर लिया, चलो अब झाड़ू पोछा लगाओ, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, उसको बधुआ बना के नहीं रख सकते। इसमें दो शब्द है बेटा, थोड़ा सा उसका अर्थ समझ लिया जाए। एक तो है बेटा बधुआ मजदूरी और एक है बेगारी प्रथा। ये दोनों क्या है, थोड़ा इस पे बात कर लिया जाए, बाकी तो इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। तो बधुआ मजदूरी माने, एक बच्चे ने बताया परिभाषा कि बधुआ मजदूरी माने जब मजदूर का हाथ पर बांध दिया जाए। अरे साहब, हाथी पैर बांध दोगे तो काम क्या करेगा वो? तो बधुआ मजदूरी माने ना ना बेटा, ना ना ना, गलत है, गलत है। अच्छा ठीक है, रुको रुको, अगर ये बधुआ मजदूरी है तो बेगारी क्या है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, सही शब्द नहीं आ पाए वो अलग बात है, लेकिन भाव मैंने आपका महसूस कर लिया। बधुआ मजदूरी का मतलब है कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यानी कार्य करने के लिए आपको कोई अन्य विकल्प हम लेने नहीं देंगे, जो विकल्प हम दे रहे हैं उसी विकल्प पे आपको काम करना है। तो अक्सर आप देखते हैं आजकल के जमाने में भी थोड़ा बहुत है, जैसे भट्टे वट्टे पे आप देखते हैं, ईंट भट्टे पर, तो अब कहाँ से बिहार उहार से रांची वाची से लेके आते हैं और उनको जाने ही नहीं देते, लेकिन उनसे ज्यादा आजकल वही सब चालाक हो गए। तो पहले इन लोगों से पैसा ले लेते हैं, पैसा दीजिए तब जाएंगे, उसमें भी जो बॉस टाइप के हैं, ठेकेदार टाइप के हैं, वो पैसा ले लेते हैं तब हम भेजेंगे, और भेज देते हैं और ये सब फिर भाग जाते हैं। वो पूरा पैसा ले लिया और ये लेबर यहाँ आए, जैसे ही मौका देखे मालिक बोले किसी दिन दाहिने बाएं हुए, सब निकल लिए। तो अब उलट गंगा बह रही है भैया, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं लेबर को कोई ऑप्शन नहीं देते, जिन परिस्थिति में रखते हैं उसमें वो रहते हैं, और जो भी उनको पेमेंट वगैरह देते हैं उसी को काम चलाते हैं। ये बदलाव बेगारी प्रथा, काम करा लेना, भुगतान नहीं देना, यानी श्रम का उपयोग करा लेना और बदले में कोई भुगतान नहीं करता। तो अमूमन ये सरकारी विभाग वाले ही ज्यादा करते हैं। पुलिस वाले इसमें बहुत कुख्यात है बेगारी करा लेने के, गाड़ी सड़क पे पकड़ लेंगे, ले जाओ छोड़ के आओ, और बेचारा अपना तेल खर्च किया, ले जाके छोड़ के आया। तो अभी पूछोगे ऐसे ड्राइवर से कहाँ गए थे, तो कहेगा बेगारी करने गए थे। हाँ बोलते हैं सब बेगारी करने, बेगारी माने यही कि फोकट में काम करा लेना। तो सरकार ने कहा या संविधान ने कहा कि भारत में ये प्रक्रिया नहीं होगी। ध्यान रखना, ये राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये लोगों के विरुद्ध है। राज्य भी बेगारी करा सकता है, तो राज्य भी नहीं कराएगा और आम लोग भी नहीं करा सकते बेगारी। क्लियर है बेटा? तो ये कैसे रोकेगा? अरे भाई जाहिर सी बात है कि सरकार हाथ जोड़ के निवेदन करेगी कोई ऐसा करे मत भाई। नहीं नहीं, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और सरकार ने कानून बनाया। तो इस कानून का नाम है, तो इसको मैं डिफाइन करूं बेटा, लिखवा दो कि समझ रहे हैं अर्थ इसका? ये जो मैंने कहा बधुआ मजदूरी और बेगारी प्रथा, समझ रहे हैं ना? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मुश्किल शब्द है। बेगारी अगर समझ रहे हैं तो बधुआ समझ ही लेंगे। बेगारी मतलब काम करा के पैसा नहीं देना, तो बधुआ माने कि कार्य करने का कोई अन्य विकल्प ना देना। क्लियर है बेटा? अब इसको रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया, उस कानून का नाम था सीता, SITA, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। 1956 में सरकार ने बनाया। हिंदी में अगर कहे तो मनुष्यों के अनैतिक व्यापार के निषेध का अधिनियम। और बताएं कि अगर इस तरह का कोई काम, देखो इसमें कई चीजें और भी हैं बेटा। भारत मैंने कहा ना कि बहुत विचित्र देश है, यहाँ मनुष्यों का भी व्यापार होता था, और गाहे बेगाहे आप सुनते हैं आज भी होता है। किसी ने अपनी बच्ची को बेच दिया, किसी ने अपने बच्चे को बेच दिया। पुष्ट खबर तो नहीं है, लेकिन अभी भी लोग बताते हैं कि भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी खरीद बिक्री मनुष्यों की हो जाती है। तो अब जाहिर सी बात है कि मनुष्य कोई कमोडिटी थोड़ा ही है, कोई सामान थोड़ी है। और सबसे बड़ी परेशानी है बेटा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है। मनुष्यों की ट्रैफिकिंग मतलब यहाँ से वहां भेजने का काम बहुत भारत में होता है। स्पेशली बच्चियों को, महिलाओं को गल्फ कंट्री में या कुछ अन्य देशों में ट्रैफिकिंग कर दी जाती है। उनको यहाँ से भेज दिया जाता है, काम कुछ और बताया जाता है, फिर उनको
देशों में भेज, तो वो एक तरह से कट जाती है अपने देश से। ये सब कुछ नहीं होगा अब, इसके लिए एक अधिनियम बना दिया गया। लिखें लिखें। अनुच्छेद 23 में राज्य से यह प्रत्याशा की गई है कि राज्य से यह प्रत्याशा की गई है कि उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए, उपरोक्त माने जो ऊपर लिखा गया है, उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए विधि का निर्माण करें। उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए क्या करे बेटा? विधि का निर्माण करे। क्लियर है बेटा? देखिए, संसद ने 1956 में हाँ भाई, ऑनलाइन वाले सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका देर से मैं देख पाया बच्चों का। क्लियर है बेटा? 1956 में क्या किया बेटा? हाँ, लाइन कहां तक पहुंचे हैं? में इसके लिए एक विधि का निर्माण किया जिसे SITA कैपिटल में लिखिएगा। तो पूरा नाम हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। सेपरेशन ऑफ, अरे भाई एक शब्द है ना, सप्रेस करना, माने उसको दबाना, रोकना। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल प्रिवेंशन एक्ट। सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? मनुष्यों के अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम। निषेध अधिनियम। इसको क्या किया गया है बेटा? दंडनीय बना दिया गया कि अब ऐसा करता हुआ कोई पाया जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद 24। आज मजे का निपटाएंगे बेटा। अनुच्छेद 24 लिखें। बाल श्रम का निषेध। ये सब सीधे सीधे बेटा अनुच्छेद आपसे पूछे गए हैं, पूछ लिए जाते हैं। बाल श्रम का निषेध, ये क्या है बेटा? हाँ लिखें। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं बालिका को 14 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं बालिका को किसी कारखाने आदि में नियोजित नहीं किया जा सकता। किसी कारखाने आदि में नियोजित नहीं किया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है बेटा? तो जाहिर सी बात है कि यहां भी कानून बनाना पड़ेगा, मैंने राज्य ऐसा विधि बनाकर उसको रोके, तो राज्य ने ऐसा विधि बनाया। लिखे 1986 में, 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। हाँ देखिए, वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में इसे संशोधित किया गया।
तथा इसे व्यापक बनाया गया। इसे क्या किया गया बेटा? व्यापक बनाया गया। तो व्यापक से क्या मतलब है? नहीं, देखो, अब ये कि एरिया बताना पड़ता है कि कहां कहां बाल श्रम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सरकार इसके एरिया को डिफाइन कर दे कि भाई इन इन क्षेत्रों में बाल श्रम को, जैसे एक चीज बताएं, जैसे कोई बच्चा अपने पिता के साथ अपने खेत में हाथ बटा रहा है, 12 साल का है, तो अब जाहिर सी बात है कि बाल श्रम तो हो ही रहा है। घर के काम काज में बच्चा हाथ बटाता है, काय नहीं बटाता है? पिताजी कह देते बेटा 1 गिलास पानी लाओ, तो बालक है बाल श्रम निषेध अधिनियम, है ना, और जेल में भिजवा देंगे आपको, समझ लीजिए आप श्रम ले रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपने व्यक्तिगत कार्यों में सहयोग कर सकता है कोई, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको वाणिज्यिक आधार पर प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसके 13 सेक्टर और बढ़ा दिया 2006 में, और ये बता दिया कि इसको 3 माह से लेके 1 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है। लेकिन ये सब बेटा बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत में सब हाथी के दांत ही हैं मोस्ट ऑफ दी। मुझे लगता है रोड साइड में आप चले जाओ, सड़क के किनारे आप चले जाइए, मुझे लगता है जितने ढाबे वबे दिखते होंगे वहाँ एक छोटू जरूर रहते हैं, है ना। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो टेबल साफ करते हैं, सर्व करते हैं, तो चल ही रहा है। घरों में भी जो डोमेस्टिक सर्वेंट लोग प्रिफर करते हैं, अब तो थोड़ा सा कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक सर्वेंट में बच्चों को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो विरोध नहीं कर सकते, चिल्लको नहीं कर सकते, और एक्सपेंडिचर भी उनका कम है। किसी वरिष्ठ आदमी को घर में अगर आप डोमेस्टिक सर्वेंट रखोगे, घरेलू नौकर रखोगे, तो भाई उसको तो ठीक ठाक पैसा देना होगा। बच्चे क्या है, खाने पीने पे भी रह जाते हैं। ये भारत की अभी कुरीति है भूटान, वैसे काफी कम हुई है। जैसे पढ़ाई लिखाई शिक्षा का प्रसार हुआ तो बच्चे अब खाली ही नहीं है, कहाँ काम करेंगे, पढ़ रहे हैं, माँ बाप बता देते हैं वही पढ़ रहा है बच्चा। तो थोड़ा सा तो रुका है, लेकिन अभी भी ये परेशानी है। अच्छा, सड़क पे जब आप चलते हो, किसी ढाबे पे रुकते हो चाय पीने के लिए, तो वहां आपको बच्चा नहीं दिखता? तो जिनको दिखना चाहिए उनको नहीं दिखता। हमें दिखता है, और जिनको दिखना चाहिए उनको नहीं दिखता, सबको दिखता है। तो आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है? अरे भैया, जिले में एक अधिकारी होता है पीसीएस रैंक का, लेबर अफसर। पीसीएस परीक्षा में जा रहे हो ना, तो पीसीएस परीक्षा में एक पद यह भी है, लेबर ऑफिसर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी। ये हर जिले में नियुक्त होता है, इसका काम यही है। ये देखते रहना कि नहीं, ये तो है ही है। वैसे बाकी भी श्रमिक वगैरह जहाँ काम कर रहे होते हैं उनके भी हितों की रक्षा करता है। जैसे आप देखते हैं शहरों में ढेर सारे घर वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग वगैरह बनती है, सब नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। और समस्या ये है कि नियम की जानकारी भी किसी को नहीं। किसी बिल्डिंग में जो भी लेबर काम करते हो, सबका बीमा कराइए। कौन कराए? जो घर बनवा रहा है वो कराए। कौन बीमा कराता भी है? चौक से गए, पकड़ के ले आए, जाके उनका बीमा करा रहे हैं, तो उनका बीमा कराइए, ताकि बिल्डिंग बनाते समय अगर कहीं कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या अपंग हो जाए, तो उसको कुछ पैसा मिले। कोई नहीं करता, उसके मापदंड है। तो ये लोग क्या करते हैं, मुकाए वारदात पे जाते हैं, और पूछते हैं भाई जो लेबर ओवर लगे हैं आपके यहाँ बीमा है? तो सब भाग खड़े होते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, ऑनलाइन में बहुत शेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे घर का निर्माण हो रहा था तो पहुंच गए एक साहब, और ठेकेदार से लेके सारे लेबर भाग गए। डर के मारे भाग गए भाई, भाग के दूर जाके फोन किया मुझे। उसमें एक ठेकेदार था, बाकी लेबर वगैरह थे। हाँ, तो दूर जाके फोन किया, कहा कि अरे सब बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको बताओ। कहा कि कोई अधिकारी आए हैं और कह रहे काम बंद करो। अच्छा, तो अब मैं, मेरी तो यही व्यस्तता रही है भाई। अभी तो मान लीजिए थोड़ा सा कम व्यस्तता है अभी ऑफ सीजन की वजह से, तो बड़ी व्यस्तताएं हो जाती हैं, मैं काफी बिजी रहता हूँ। तो फोन ही किया मुझे, तो मैंने कहा कि कहाँ हो? कहा कि हम भाग गए हैं सब लोग वहां से।
कोई नहीं है वहां पे, उनको बड़े नालायक हो तुम लोग। तो जा सकते हो वहां? कहा हिम्मत तो नहीं कर रही, कहीं पकड़ के लेके न चले जाए। हमको नहीं जाओ, और जो भी है उनसे मेरी थोड़ी बात कराओ। तो खैर गया तो बताया उन्होंने मैं फलाने विभाग से हूँ। हमको पूरा विभाग ही है, आप अकेले की कोई पद पे है? नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे एक सिपाही जाए तो कहे हम पुलिस विभाग से आए हैं, तो पूरा पुलिस विभाग आप ही हो, ये पुलिस विभाग के किसी पद पर हो? मैंने उनसे यही पूछा कि पूरा श्रम विभाग आप ही हो, कि आप श्रम विभाग में किसी पद पर हो? तो मेरा टोन देख के वो घबरा गया। हमका पद बताओ, किस पद पे हो? तो बताया। हमने कहा लेबर कमिश्नर से बात कराऊं तुम्हारी अभी? क्या नाम बताओ अपना? अब वो भागा। ठीक है, तो वही वहां से भाग खड़ा हुआ। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहां अगर कोई नियम बना है तो नियम का पालन नहीं होना है, उस नियम का प्रयोग अपने हितों के लिए कर लेना है। तो यही है कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी क्या है कि भाई किसी मिठाई की बड़ी सी दुकान के सामने अपनी गाड़ी रोकेगा, बस। हाँ, वो कुछ मिठाई के पैकेट वगैरह और कुछ लिफाफा वगैरह उसकी गाड़ी में आएगा, वो फिर ढाबा ढूबी ये सब जितना है ना, सब सेटिंग है बढ़िया फर्स्ट क्लास। महीने में एक बार अपनी कार लेके निकलेगा, और उस दिन उसको बच्चा बच्चा दिखेगा, उसके बाद उसको कुछ नहीं दिखेगा। तो भारत की एक बहुत बड़ी परेशानी है बेटा, बहुत बड़ी परेशानी है कि हाँ विधियां तो बना दी जाती है, लेकिन विधियों का एग्जीक्यूशन नहीं होता। देखो आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये तो है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा यही है। जैसे यूएस वगैरह या जितने विकसित देश हैं, वहां की जीवन जीने के ढंग और लोगों के व्यवहार में बहुत अंतर है, और हम लोगों के यहाँ जीवन जीने के ढंग और व्यवहार में बहुत अंतर है। मैं बता रहा हूँ क्या, इसीलिए कहते हैं कि आज भी जंगली है हम। यहाँ सरकार कानून बनाती है और डंडा लेके कानून बनवाती है, तब हम कानून मानते हैं। जितने विकसित देश हैं बेटा, वहां सरकार सिर्फ कानून बनाती है, लोग सर झुका के मान लेते हैं, क्योंकि कानून के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं है। आप कानून बनाओगे, लोग कानून के चिथड़े उड़ाने के फिराक में रहेंगे। और समस्या ये है कि जब कानून की धज्जियां उड़ा लेंगे ना, तो थोड़ा और गौरव महसूस होता है कि मैं कुछ खास हूं। जैसे कभी आपने देखा होगा सड़क पे जब व्हीकल की चेकिंग होती है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही होती है, पेपर वगैरह या हेलमेट वगैरह, तो उसमें एक साहब आते हैं और कुछ बतियाते हैं, और उनका पेपर ओपर और कुछ नहीं चेक होता, तो चारों ओर देखते हुए जाते हैं कि लोग देखे कि नहीं हम वीआईपी हैं, कि पुलिस वालों ने मेरा चेक ही नहीं किया। ये परेशानी है। सड़क पे पुलिस आपको चेक करती है इसलिए कि आपको परेशान किया जाए। 99% लोगों के दिमाग में यही गलतफहमी है कि सड़क पे पुलिस जब उतरती है चेकिंग करने के लिए, टू व्हीलर या कुछ भी, तो लोगों को लगता है पुलिस हमें परेशान करने के लिए है ना। अरे आप सुरक्षित हैं, क्योंकि फिर उस रास्ते से कोई क्रिमिनल तो नहीं ही गुजरेगा, ये तय जाने। आप सेफ हैं, आपकी जिंदगी सेफ है। तो पुलिसिंग जब होती है बेटा सड़क पे, तो हमको उससे भी आपत्ति है। अरे आप तो ईश्वर से ये प्रार्थना करिए कि प्रतिदिन हर सड़क हर मोड़ पे पुलिसिंग हो, हर जगह पुलिस विद्यमान हो, हर जगह चेक करे, ताकि बैड एलिमेंट सड़क पे दिखाई ना दे। और नहीं दिखाई देते हैं उस समय पता लगा लेते हैं कि चेकिंग हो रही है, वो उधर नहीं जाते। हर जगह होने लगी तो किधर जाओगे? ये बड़ी भारी परेशानी। हमारे यहाँ विधि का बनना और विधि को लागू करना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं बार बार एक अधिनियम आपको बताता हूँ, एक या दो अधिनियम आपको बताते हैं, मुझे लगता है बेहतर समझ पाएंगे। अभी आते हैं बेटा, बात करते हैं। पहला अधिनियम है दहेज निषेध अधिनियम। यह 1961 में बनाया गया। काहे बनाया गया? क्या उद्देश्य था? कोई दहेज न ले, ना कोई दहेज दे, रुक गया दहेज लेना देना। तो फिर यह कानून क्यों बनाया? जरूरत क्या थी इसकी? जब कानून का कोई मतलब ही नहीं है, धरातल पे कोई मीनिंग ही नहीं है, तो फिर ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता ही क्या है? इससे बढ़िया ना बनाए होते। और वो तो लोगों को पढ़ाना पड़ता है कि ऐसा कानून है, नहीं तो व्यवहार देख के लोगों को लगता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जो जितना दहेज ले ले।
तो समस्या यही है बेटा। और आपकी सूचना के लिए बताऊं कि ऐसा कानून अगर यूरोप में बना होता तो किसी की हैसियत नहीं थी कि एक पैसा दहेज ले लेता और दे देता। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है बेटा कि हमने कई दफा आपको बताया कि ऐसे किसी भी अपराध को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे किसी भी अपराध का पता नहीं लगाया जा सकता जिसमें अपराध करने वाला और जिसके साथ अपराध हो रहा है दोनों चुप हो जाएं। तो आप ऐसे क्राइम को डिटेक्ट नहीं कर सकते। घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों अगर शांत हो जाएं तो आप अरे लेने वाला तो शांत रहेगा ही रहेगा। अब है समस्या देने वाले की, तो देने वाले के सामने अपना काम नजर आता है। कभी कभी देने वाले थोड़ा आक्रोशित हो जाते हैं तो विजिलेंस वगैरह को बुला लेते हैं, तो धराते भी हैं लोग, पकड़ाते भी हैं। अखबार में आप पढ़ते हैं विजिलेंस वालों ने पकड़ लिया रंगे हाथ, है ना, तो पकड़ते भी हैं। तो समस्या यही है बेटा। जैसे एक कानून और भी है हमारे यहाँ, बाल विवाह का निषेध। कहा गया है कि बच्चियां 18 साल से कम उम्र की ना हो और लड़के 21 वर्ष से कम उम्र के ना हो विवाह के लिए। इस नियम का तो हमने पालन कर लिया, सर झुका के किया है। और 18 साल तो छोड़ दो, अभी बच्चों की विवाह की उम्र तो 30+ हो गई, कॉमन है, कोई गलत बात नहीं है। बच्चों की विवाह की उम्र अगर आप देखो सामान्य रूप से 30+ है, 35 भी है, 40 तक लोग शादी विवाह कर रहे हैं। और बच्चियों की उम्र भी 25-26 के ऊपर ही है, पहले तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं बड़े लायक, कानून को ध्यान से पढ़ा और कानून समझ लिए इस बार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कानून है किनारे, यह है व्यवहार। और इस व्यवहार को किसने ठीक किया? शिक्षा ने। इस बीमारी को दूर किसने कर दिया? एजुकेशन। अब पढ़ना है सबको, करियर बनाना है सबको, सब लोग पहले अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, शादी विवाह होता रहेगा। और कुछ तो ऐसे लोग हैं ना जो करियर के चक्कर में शादी विवाह ही नहीं करना चाहते। मैंने कहीं डेटा पढ़ा, बेंगलोर में 5000 बच्चियां थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो उनसे सर्वे किया गया, सबने कहा विवाह नहीं करना है, शादी करना ही नहीं है। तो होता है ना, सर्वे होता है तो कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ये भी पूछा गया कि क्यों नहीं करेंगे, तो बच्चियों ने बताया कि फुर्सत नहीं है, शादी विवाह करने का वक्त ही नहीं है। और समस्या ये है कि बच्चों को पालने के लिए हम लोग पास टाइम नहीं है, हम बच्चों को देखभाल नहीं कर पाएंगे। अभी जो कैरियर इतना हैक्टिक है उसमें हम बच्चों की कहाँ देखभाल कर पाएंगे, सो विवाह ही नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरह की जो अवधारणाएं आ रही हैं उसके पीछे क्या है बेटा? एजुकेशन है, शिक्षा है। बहरहाल आगे बढ़, तो ध्यान से सुनिए बेटा। बाल श्रम का निषेध कानून तो बन गया है, बड़ी अच्छी बात है, पकड़े धकड़े जाएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन समस्या ये है कि जब तक समाज इसको लेके जागरूक नहीं होगा तब तक इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में लूप होल है, क्योंकि जिन्हें ये सब जांच पड़ताल करना है, चेक वेक करना है, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और किया जाता है। 1000-2000 रुपये महीना अब लेते जा रहे हैं, बाल श्रम लगाओ चाहे जो लगाओ, हमसे क्या लेना देना है, वो सब चल ही रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, एक आपके यहाँ विभाग है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं फूड डिपार्टमेंट। एक तो होते हैं ना फूड इंस्पेक्टर, तो उनकी जिम्मे यही जिम्मेदारी है कि जितनी मिठाई की दुकानें हैं या जहां भी खाने पीने की चीजें बिक रही है उसकी गुणवत्ता की जांच करिए, है ना बेटा? होती है जांच? हाँ हाँ, काहे नहीं होती है? दीपावली में, होली में जांच होती है? जांच नहीं होती है, बुरा मत मानिएगा, वसूली अभियान चलता है। दीपावली आ गई है ना, तब हाँ त्योहारी व्योहारी चाहिए ना, तो ये सब होने लगता है। यहीं आप रोडवेज पे जाके खड़े हो जाओ, बोरे बोरे पनीर उतरता है। अब ये कहां से इतना पनीर आता है? अभी मैंने इसका डेटा पढ़ा, मुझे बड़ी हंसी छूटी। देश में जितने दूध का प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा पनीर बिकता है इस देश में। अब समस्या ये है कि मान लीजिए सारे दूध का पनीर ही बना दिया तो भी उतना पनीर नहीं होगा जितना पनीर बिकता है मार्केट में,
लेकिन दूध का दूध के रूप में भी सीधे उपयोग होता है इस देश में। इतना पनीर आता कहां से? गाय दूध दे रही है 2 लीटर और मार्केट में बेच रहा है 5 लीटर। वहां तो ठीक है, पानी मिला दिया भाई, बात समझ में आती है। लेकिन ये कि अभी तो बहुत कुछ हो रहा है बेटा, तो सब गड़बड़ियां हैं, ठीक करने वाले लोग हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे ढेर सारे कारण है। या तो उनके हैंड्स कम है, हाथ छोटे। अगर जिले में एक अधिकारी है, फूड इंस्पेक्टर है, वो किसको किसको चेक करेगा? ये भी परेशानी है। तो ये सब होता रहा। बाट माप अधिकारी, नाम सुना है? ये भी पीसेस का पद है, और सुने बहुत अच्छा पद है, बहुत अच्छे पदों में से शुमार है ये। बाट माप अधिकारी के जिम्मे एक, आप किसी भी ठेले वाले का बाट देख लो, पूरा नहीं है। जहां जहां मेजरमेंट करके चीजें बेची जा रही हैं, वहां कहीं मेजरमेंट पूरा नहीं है। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। किसी के यहां से आप ले लीजिए सामान, और अगर कहीं वेइंग मशीन ठीक ठाक आपको दिखे, वहां जाके वेट करा लीजिए, उसका वजन कम होगा। वो किलो देखते हो, किलो जिसपे आलू तौलते हैं और सब्जियां तौलते हैं, तो आप देखते हो किलो के बीच में एक होल रहता है। पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं? उसके बीच में गोल सा जगह बनी रहती है, थोड़ा गड्ढा टाइप का पीछे की तरफ। वो काहे के लिए बना रहता है? तो किसी ने कहा वैसे डिजाइन बनाई जाती है। अरे भैया प्लेन बना दो ना किलो, उसमें गड्ढा गुड्ढी बनाने की क्या जरूरत है? उसको प्लेन बना दीजिए ना। नहीं, उसके पीछे कारण है कि मेजरमेंट इंस्पेक्टर जाएगा और उस किलो का मेजर करेगा कि वो किलो सही में 1 किलो है कि नहीं। अगर उसका वेट कम होगा तो उसमें रांगा भरेगा उतना जितना कि वेट हो जाए, अगर कम है तो। और वो कम रखा ही जाता है ताकि उसको भर के मेंटेन किया जाए, और फिर इस पे सील लगाता। जरा किलो उठा के देख लीजिएगा किसी का, कहीं कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बस साहब सब्जी कभी खरीदते ही नहीं। मार्केट बस झोला लेके निकलना है, झोला तो ऐसे ही भर जाएगा। ये सब परेशानी है। चलो बेटा आगे बढ़े। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे लगता है यही है बेटा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक बेटा? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। यहां बहुत व्याख्या वगैरह की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है बेटा? 25 से लेके 28 तक। तो एक एक को जरा देख लेते। अनुच्छेद 25, इसमें लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो ये कहा गया है कि जो हमारा अंतःकरण है वह भी स्वतंत्र है। मतलब क्या है? हम किसी धर्म को माने, उसका आचरण करें, उसका प्रचार करें, न माने, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता रखते हैं, आप किसी धर्म को न मानने की भी स्वतंत्रता रखते हैं। ऐसे लोगों को एथिस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। हर ओर में तो नास्तिक माने कुछ जैसे लगता है कि डांट वांट है, तो कहते हैं ना घर वाले, बड़े नास्तिक आदमी हो तुम, तो लगता है जैसे कोई खराब चीज है। नहीं नहीं, आस्तिक और नास्तिक का मतलब यह है कि जो ईश्वर में आस्था रखता हो वो आस्तिक है। नास्तिक वह जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता। इस धरती पर ढेर सारे लोग नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, वो ईश्वर पे आस्था नहीं रखते, तो उनकी जिंदगी नहीं चल रही है। तो ये हमारा संविधान ये कहता है भैया एकदम स्वतंत्र है आप। मंदिर जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, पूजा करना है करो, नहीं करना है मत करो। यानी हमारी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। एक बात ध्यान से सुनना, जैसे जब हम कहते हैं कि हमारा देश सेकुलर है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका अर्थ कई बार हम बीच में शायद आपसे चर्चा की, आज फिर बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सिर्फ यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, आपका होगा। आपका धर्म होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं उस धर्म को मानिए। इसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के लिए नहीं है,
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए, तो व्यक्ति के रूप में आप अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, इसीलिए हम धर्मनिरपेक्ष हैं। बहुत ढेर सारे राष्ट्र धार्मिक आधार पर बनाए गए, यानी उस धर्म के लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं, कुछ विशेष विशेषाधिकार दिए जाते हैं, बाकी धर्म के लोगों को नहीं दिए जाते। जैसे किसी इस्लामिक स्टेट की अगर बात करें तो वहाँ उस धर्म के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाते हैं, अन्य धर्म के लिए नहीं बनाए जाते। जैसे पाकिस्तान में ही बात करो तो पाकिस्तान में घुमा फिरा के इस्लामिक राष्ट्र ही है, बहुत टिपिकल नहीं है लेकिन फिर भी इस्लामिक राष्ट्र है। जैसे सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्री जैसा वो नहीं है हॉर्स, लेकिन है। पाकिस्तान में आपको पता है सबसे गंभीर अपराध है ईश निंदा। इवन किसी का मर्डर कर देना उतना गंभीर नहीं है जितना गंभीर है ईश निंदा करना। यानी पाकिस्तान में अगर किसी ने खुदा की निंदा किया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, मौत। और रामचंद्र जी की निंदा करे तो कोई परेशानी नहीं, न पाकिस्तान में न भारत में। यहाँ तो माइक लगा के गरी आते हैं लोग। कुछ लोग तो कही जाते हैं कि ये पूरी कल्पना है, ये हकीकत ही नहीं है, ये फर्जी है। तो हम स्वतंत्र हैं, जिसको जो मन करे वो बोले, जिसको जो मन करे वो करे। तो यहाँ कोई इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। और हिंदू राष्ट्र होता ना तो जिसने ये कहा पूरी कल्पना है ना, चौराहे पर टांग देते। अभी तो हंस के टाल देते हैं, ना समझ है ये। ऐसा आप किसी धार्मिक देश में बोल के दिखाइए। मुझे घटना याद है, पाकिस्तान में एक मस्जिद, बहुत मस्जिद है पाकिस्तान में, एक दो थोड़ी है, तो पाकिस्तान की किसी मस्जिद की दीवार पे कुछ अपशब्द लिखे हुए। अब जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो कुछ लिख उख देते हैं, अंड बंड शब्द लिखते रहते हैं, उनकी आदत होती है। तो वहां मस्जिद की दीवार पे कुछ खराब शब्द लिखे हुए थे। तो कहाँ लिखा गया था? इबादत गाह पर, जहां पूजा का स्थल है किसी धर्म विशेष का, वहां लिखा हुआ था। और पता लगाया गया कि लिखा किसने, पता लग गया। 7 साल की एक बच्ची जिसने ये लिखा, ईश निंदा में उसे मौत की सजा दी गई। तो भैया उनको बधाई हो, उनका कानून। हमारे यहाँ तो यही सब है भैया, जो धर्म है आपका मानिए, आचरण करिए, व्यवहार करिए, प्रचार करिए, कहीं कोई रोक नहीं लगती। इसी को बोला जाता है बेटा अंतःकरण की स्वतंत्रता। आगे लिख लिया, सेंटेंस पूरा कर लिया। किसी व्यक्ति, ध्यान रखना ये व्यक्ति के लिए है ना बेटा, यानी किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने, व्यवहार करने का पूरा अधिकार है। क्लियर है बेटा? ध्यान से सुनना। अगर धर्म को मानने का अधिकार है तो धर्म को ना मानने का भी अधिकार है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। अनुच्छेद 26, किसी व्यक्ति को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसे संचालित करने का अधिकार है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने और क्या बेटा, संचालित करने का अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा टिपिकल है जिसमें व्याख्या करने की आवश्यकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, उसे चला सकता है, और इसके नाम पे ठीक ठाक भी नहीं हो रहा है इस देश में। जगह जगह आप देख ही रहे, धरपकड़ भी हो रही है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये छूट मिली हुई थी, इस चीज का दुरुपयोग भी हो रहा है। हाँ, इसके नाम पे देश में बहुत ढेर सारा विदेशी फंडिंग होती है। उस फंडिंग के आड़ में बहुत कुछ होता है, आए दिन आप पढ़ते रहते हैं, है ना। अभी एक धार्मिक संस्था है PFI, तो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा था उसके आड़ में। इसमें पैसा कहाँ से आ रहा था? ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जहाँ से फंडिंग आ रही थी। तो अब ये सब है तकलीफ बेटा, इसका दुरुपयोग है, लेकिन फिर भी सरकार के पास इसका उपचार है। कैसी संस्थाओं को प्रतिबंधित कर सकता है? जैसे आपने 19(1) में पढ़ा है ना कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की संस्था का निर्माण कर सकता है, तो ठीक है कर सकता है, लेकिन संस्था अपनी मर्यादा में रहे, और मर्यादा के बाहर जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो PFI को प्रतिबंधित किया जा रहा है, सीमित ही उसको प्रतिबंधित किया गया।
अभी कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव लड़ रही थी, उसने कहा बजरंग दल को प्रतिबंधित करेंगे। मोदी जी लगे जय बजरंग बली करने, तो बुद्धि ही गुम हो गई। तो यहाँ तो हर चीज का एक धार्मिक एंगल है, एक राजनीतिक एंगल है। बहरहाल आगे बढ़े बेटा। अगला अनुच्छेद 27 क्या लिखा है बेटा? धर्म के आधार पे कोई कर नहीं लगाया जा सकता। धर्म के आधार पे कोई कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब कर तो लगता ही है, दुनिया भर के कर लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी कर भारत में किसी धर्म के नाम पे नहीं लगाया जा सकता। जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़े हैं आप, जिजिया है, ढेर सारे कर लगते थे धर्म के आधार पे। लेकिन आज की डेट पे धर्म के आधार पे कोई कर नहीं लगेगा। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कर नहीं लगेगा, कर तो लगेगा ही लगेगा, टैक्स तो आपको देना ही होगा, लेकिन वह जो भी कर होगा वो किसी धर्म के नाम पे नहीं होगा कि आप कह दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 1 रुपया शेष लगेगा, अधिभार लगेगा, नहीं लगेगा। इस नाम पे कोई कर नहीं ले सकता, धार्मिक कार्यों के नाम पे कर नहीं ले सकता। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सही है गलत है, कि कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका तो हो ही जा रही है, राजकोष का धन कहीं ना कहीं खर्च तो हो ही जा रहा है, लेकिन यह है कि उसके आधार पर कोई कर वगैरह नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें मैंने किसी एक महान व्यक्ति को देखा है टिप्पणी करते हुए कि प्रधानमंत्री को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा किसी ने एलिगेट किया। भारत में यही सब तो अच्छाई है बेटा, खूबसूरती है, आप किसी को एलिगेट करो। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री तो है ही हैं, साथ में एक व्यक्ति भी हैं, और व्यक्ति के रूप में अनुच्छेद 25 उनको पूरी की पूरी ताकत देता है, पूरी की पूरी शक्ति देता है कि आप अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण और व्यवहार कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ठीक है, मनुष्य है, देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके अलावा एक वो मनुष्य भी तो है ना बेटा। मनुष्य के रूप में उसको कोई धार्मिक मान्यता होगी ना, तो उसके तो पूरा करेगा ही करेगा। हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो एक मठ के मठाधीश भी हैं, तो मठाधीश के रूप में उनकी कुछ प्रतिबद्धता होगी, बिल्कुल होगी, कुछ उनकी कल्पना होगी, कुछ उनके सिद्धांत होंगे जिसको उन्होंने धारण किया होगा, और मुख्यमंत्री के रूप में कुछ अलग मान्यता को धारण किया होगा। तो वह व्यक्ति के रूप में है और एक सार्वजनिक पद के रूप में है। हाँ, दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा संतुलन तो हो ही जाता। मुझे एक इंटरव्यू में मैंने कहीं सुना था कि किसी मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा था कि आप मुसलमानों को कितना पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पसंद करते हैं, लेकिन उतना ही पसंद करते हैं उनको जितना वो हमें पसंद करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि जितना वो हमें पसंद करते हैं उतना ही हम उनको पसंद करते हैं। तो जैसे को तैसा जवाब मिल गया। तो समस्या यही है बेटा कि भारत में इस तरह के संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति जाएगा वो किसी न किसी धर्म का जरूर होगा, और जब वो किसी न किसी धर्म का होगा तो अपने धर्म के अनुसार आचरण जरूर करेगा। जब वो आचरण करेगा तो किसी को आपत्ति हो सकती है कि सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति धार्मिक आचरण क्यों करता है। संविधान इसकी 100% अनुमति देता है कि व्यक्ति के रूप में आप अपने व्यक्तिगत मूल्यों का पालन करें, पद की मर्यादा अलग चीज है। क्लियर है? तो देश में कहा गया बेटा कि कोई भी कर धार्मिक आधार पे नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में
पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक उपदेश नहीं दिया जा सकता। ये सब बेटा धार्मिक सुंदरता के संदर्भ में है। धार्मिक उपदेश नहीं दिया जा सकता। क्लियर है बेटा? धार्मिक उपदेश क्या होता है? इसको हम लोग ठेठ भाषा में प्रवचन कहते हैं, है ना। वो बताते हैं ना भाई फलाना संत आए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो जाएंगे सुनने। तो इसको हम लोग कहते हैं धार्मिक उपदेश। अब थोड़ा सा यहाँ पेच है बेटा, जिसको आपको समझना है। धार्मिक उपदेश और धार्मिक शिक्षा, इसका बहुत घालमेल है इस देश में। एक चीज बताइए कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं। एक मुसलमान कुरान हदीस पढ़ता है, एक हिंदू रामायण महाभारत या वेद पुराण जो मन करे वो पढ़े, ईसाई है बाइबल पढ़े, तो उसका धर्म ग्रंथ है वो पढ़े। लेकिन क्या एक हिंदू कुरान नहीं पढ़ सकता? एक मुसलमान रामायण नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है। दोनों में कुछ अंतर है? सोच के बताइए, अंतर है? धार्मिकता का अंतर है। एक हिंदू जब रामायण पढ़ेगा तो उसकी धार्मिक आस्था भी है उसमें। एक मुसलमान जब कुरान पढ़ेगा तो पूरी शुचिता का पालन करेगा। बोल नहीं रहे हैं? यानी उसकी धार्मिक मान्यता भी उसके साथ जुड़ी है। अब एक हिंदू अगर कुरान पढ़ेगा तो हो सकता है कुरान को उस शुचिता का पालन न करे। एक मुसलमान रामायण पढ़ेगा तो हो सकता है रामायण की शुचिता का पालन न करे। और मुझे लगता है अब तो नया जमाना आ गया है, नहीं तो हम लोगों के जमाने में मुझे लगता है सबके घर में रामायण जरूर रखी जाती थी और बड़ी इज्जत से रखी जाती थी। कपड़े उपड़े में बांध के बहुत सुरक्षित उसको धार्मिक स्थान पे रखा जाता था। तो ये क्या है? ये धार्मिक मान्यता है। लेकिन अगर किसी अन्य धर्म का व्यक्ति रामायण पढ़ रहा है तो शायद अपनी लाइब्रेरी में रखेगा, बुक शेल्फ में रखेगा, किताबों की रैक में रखेगा। वो जो रामायण पढ़ रहा है उसका उद्देश्य धार्मिक नहीं है, उसका उद्देश्य शैक्षिक है। समझ पा रहे हैं? तो धार्मिक शिक्षा अलग चीज हो जाती है और धार्मिक उपदेश अलग चीज हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो यहां किस पे प्रतिबंधित किया गया? धार्मिक शिक्षा पर नहीं है प्रतिबंध। यानी धार्मिक शिक्षा अगर कोई लेना चाहे तो उसे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन बड़ा घालमेल है बेटा, धार्मिक शिक्षा कब उपदेश बन जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज के है सिलेबस में है, रामायण वगैरह है, तो मान लीजिए सिविल सर्विसेज के सिलेबस में रामायण है, तो अब रामायण तो कोई पढ़ाएगा ना। यूनिवर्सिटी में भी मान लीजिए सिलेबस में आ गया रामायण, तो रामायण कोई पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? कोई भी नहीं पढ़ाएगा। जो रामायण का विशेषज्ञ होगा, जो रामायण का जानकार होगा, जिसको रामायण की चौपाई उपाई सब याद रहे, वह पढ़ाए तो पढ़ाएंगे। अमूमन वो पंडित जी होंगे, सामान्य रूप से संभावना यही है। तो रामायण लेके आएंगे, रखेंगे और सबसे पहला से तो प्रयोग करेंगे कि बोलिए जय श्री राम, रामचंद्र जी की जय। अब किताब खोलो, हो गया ना नाटक। इतनी देर में ये जो शिक्षा है ये उपदेश की ओर बढ़ गई। तो शिक्षा कब उपदेश की ओर चली जाएगी कहना बहुत मुश्किल है और इसका दुरुपयोग हो जाता है। धार्मिक शिक्षा के नाम पे धार्मिक उपदेश। भाई मैं इमिग्रेशन कॉलेज से बीएससी कर रहा था, बड़ा अच्छा कॉलेज है। तो मालूम चला कि दिया हुआ था कि बीएससी के साथ साथ बाइबिल भी पढ़ेंगे, ये ऑप्शन दिया गया। तो पहली बार तो हम लोग गए तो यही बड़ा कंफ्यूजन था कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बाइबिल का कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो ये लगा कि कंपलसरी है क्या, तो मालूम चला नहीं, कंपलसरी नहीं है। जिससे आपका मन हो तो बाइबल पढ़ सकते हैं। तो छोटेपन में या कम उम्र रहती तो मन में बड़ा रहता है जो जो फ्री में मिले पढ़ने के लिए पढ़ ही लो, क्या हर्जा है।
तो साहब रख लिया बाइबल। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दुनिया भर का ड्रामा। ये हुआ कि जैसे बाकी क्लास चलती होगी बाइबल की भी क्लास चलेगी, तो क्लास चली। कहा गया कि जो लोग बाइबल पढ़ना है सिलेबस में लिए हैं वो चले जाएं चर्च में। वही कॉलेज के कैंपस में चर्च में घुसते ही वो आभा मंडल भावी होने लगी। टीचर की जगह पे दिख गए फादर, यस माय सन। वो सफेद लिबास। अब समझ में आ गया कि भैया यहाँ कहानी तो कुछ अलग ही चल रही है। तो एक दिन तो फंसे जाल में, अगले दिन में कह दिया ना पढ़ेंगे ही नहीं बाइबल। क्योंकि मुझे लगता है कि 6 महीने, साल भर और 30 साल बाइबल पढ़ाते पढ़ाते कहीं सही में न पढ़ा दें, तो छोड़ दिया। तो अब ये सब क्या है बेटा, वही शिक्षा के नाम पे उपदेश। अब वो बाइबल पढ़ाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते कुछ दूसरा वर्णन शुरू हो जाएगा, फिर आपको आकर्षित करने लगे, तो ये सब परेशानी है। तो ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लो इस शब्द को, या एक नोट बना के लिख लो, नीचे एक नोट बना लो, लिखे धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं है। धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध किस पर है बेटा? धार्मिक उपदेश पर है। और अभी मैंने बताया कि उपदेश और शिक्षा में क्या अंतर है। जब भावनाओं से ओत-प्रोत हो जाएं, भावनाओं में गोते लगा लगा के बताएं, तो बस समझ लो कि उपदेश हो गया। बढ़ा चढ़ा के बोले, और शिक्षा जो होती है ना तर्कपूर्ण होती है, लॉजिकल होती है। लेकिन दोनों में एक बड़ी महीन लाइन होती है बेटा, जिसे पकड़ पाना कभी कभी मुश्किल होता है। कब शिक्षा उस लाइन को क्रॉस करके उपदेश की ओर बढ़ जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। किसी का घालमेल होता है इस देश में। 12 हो गया बेटा। 25 में क्या है? अंतःकरण की सुंदरता। 26 क्या है? किसी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, बोले बेटा। 27 क्या है? धर्म के आधार पे कोई कर नहीं लगा सकते। 28 में कहा गया कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त। इसका भी अर्थ समझिए, जैसे आप देखते हैं मदरसों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि राज्य द्वारा वो पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है, आंशिक हो सकते हैं या बिल्कुल वित्तीय सहायता उनको न मिले, लेकिन राज्य द्वारा जो पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान होंगे उसमें धार्मिक उपदेश नहीं दे पाएंगे आप। क्लियर है बेटा? बाकी दे सकते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर है, दे सकते हैं, किसी धर्म विशेष की बातें कर सकते हैं। तो मदरसों में क्या हो रहा है देख ही रहे हैं। तो ये सब है, अनुमति है तभी तो हो रहा है। वित्तीय सहायता प्राप्त राज्य उनको वित्तीय सहायता देता है, भले पूर्णतः वित्तीय सहायता ना देता हो। तो जो पूर्णतः वित्तीय सहायता वाले हैं बेटा, उन्हीं में प्रतिबंध है। आगे लिखो बेटा। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। अगला तो यही कैटेगरी है ना बेटा। मुझे लगता है कि हम लोग 5वें तक पहुंच गए। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। 2 अनुच्छेद हैं बेटा, 29 और 30। नोट बनाइए। लिखें, अनुच्छेद 29 तथा 30 में वर्णित अधिकार। अनुच्छेद 29 तथा 30 में वर्णित अधिकार मात्र उन नागरिकों को उपलब्ध है। ये तो तय है कि नागरिकों के लिए है, पढ़ा है लिस्ट में आपने 29-30, लेकिन सभी नागरिक के लिए नहीं है बेटा। मात्र उन नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो अल्पसंख्यक हैं। जो क्या है बेटा? अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक के शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ यही होता है जो संख्या में कम है। तो संख्या में कम मैंने परिवार के हिसाब से देखना है, कि गांव के आधार पे देखना है, कि जाति के आधार पे देखना है, कि धर्म के आधार पे देखना है, कि किसी खास प्रजाति के आधार पे देखना है। बहुत आधार हैं बेटा संख्या कम होने के, या किसी नगर की जनसंख्या के हिसाब से देखना है।
तो अल्पसंख्यक शब्द तो बहुत कॉमन है, लेकिन बड़ी भारी परेशानी यह है कि जैसे हम जब कोई सुविधा किसी अल्पसंख्यक को देते हैं तो ओवरऑल उसकी संख्या देखते हैं। अब किस आधार पर देखते हैं अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, लेकिन हो सकता है उन आधारों पर किसी राज्य में बहुसंख्यक हो। बोल नहीं रहे। जैसे मैं एक उदाहरण से बताऊं, जैसे मुस्लिम को अल्पसंख्यक माना जाता है, उनको कुछ सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है, तो क्या जम्मू कश्मीर में भी अल्पसंख्यक हैं? तो अगर नहीं है तो उनको ये अधिकार क्यों दिया जाता है? वहां जो अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार देना चाहिए। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है बेटा कि अल्पसंख्यक ओवरऑल देखा जाता है। अब तो कई जगह ये बहुसंख्यक होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो अब जरा ये समझना है कि अल्पसंख्यक किसको कहेंगे। तो हमारे संविधान में दो प्रावधान है, यानी सिर्फ दो आधार दिया गया कि दो आधारों पे ही अल्पसंख्यक कह सकते हैं। पहला धर्म के आधार पे और दूसरा भाषा के आधार पे। यानी किसी को अल्पसंख्यक अगर आप कहेंगे तो उसका आधार हमारे यहाँ दो ही हो सकता है, या तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक कहें या भाषा के आधार पर। तो हमने निर्धारित किया है धर्म के आधार पर। यानी हमारे यहाँ जिनको अल्पसंख्यक बोला जाता है वो धार्मिक अल्पसंख्यक है, धर्म के आधार पर उनको अल्पसंख्यक कही जाती है, जाति के आधार पर नहीं होता। तो कौन अल्पसंख्यक है? उस धर्म के लोग जिनकी संख्या कम है। तो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं। इन सब को अल्पसंख्यक बोला जाता है। कभी आप सुनते हैं 1984 में दिल्ली में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दंगे हुए, लेकिन वास्तव में दंगे किसके खिलाफ हुए थे? सिखों के विरुद्ध, इंदिरा जी की हत्या के बाद। लेकिन आज भी कोई सिख न बोल के अल्पसंख्यक बोलता है। मुसलमानों को तो रोज ही अल्पसंख्यक बोला जाता है, ईसाइयों को अल्पसंख्यक बोला जाता है। आपको नहीं याद होगा, हम लोग के विद्यार्थी जीवन में उड़ीसा में ईसाई मिशनरियों पे काफी हमले होते थे। रोज अखबारों में आता था उड़ीसा में अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं। तो अल्पसंख्यक इनमें से किसी को बोल सकते हैं आप। क्लियर है बेटा? लिख लें। हमारे संविधान में धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक की घोषणा हो सकती है। धर्म अथवा किस आधार पर बेटा? भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक की घोषणा हो सकती है। क्लियर है बेटा? वर्तमान समय में धर्म के आधार पर, वर्तमान समय में धर्म के आधार पर निम्न को अल्पसंख्यक माना गया है। निम्न को अल्पसंख्यक माना गया। क्रम से बेटा जरा लिख लें। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। इनको भारत में क्या माना गया बेटा? अल्पसंख्यक। अब 29 और 30 में जो अधिकार दिए गए हैं वो इन्हीं को दिए गए। हमारे आपके लिए वो अधिकार नहीं है, यानी बहुसंख्यक के लिए अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 29 और 30 में जो अधिकार हैं वो उन नागरिकों को दिए गए हैं जो अल्पसंख्यक हैं। क्लियर है बेटा? तो शुरुआत किया जाए। लिखें 29। तो 29 दो भाग में है बेटा, 29(1) और 29(2). ठीक है? तो 29(a) या 1 लिखे। ठीक है? अल्पसंख्यकों को, देखिए बार बार शब्द आ रहा है साथ में, क्या बेटा? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, तथा संस्कृत के संरक्षण का अधिकार है।
तीनों शब्द बेटा लिखिएगा। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ठीक है बेटा। 29(2) राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, कामा जाति, कामा प्रजाति के आधार पर अध्ययन से वंचित नहीं किया जा सकता। क्लियर है बेटा? बोल नहीं रहे हैं। कोई बेटा यहां व्याख्या की कोई आवश्यकता दिख नहीं रही है, क्योंकि सारा मामला एकदम क्लियर है। जहां व्याख्या की आवश्यकता होगी मैं जरूर करूंगा। क्लियर है? अब लिख ले 30। लिखें, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने व संचालित करने का अधिकार। माने हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें और उसका संचालन करें। क्लियर है बेटा? करते ही। अब जितने मदरसे खुल रहे हैं वो अल्पसंख्यकों के आधार पर ही तो खुल रहे हैं और उसको संचालित भी कर रहे हैं। बहुत मदरसे खुल गए। अब सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो सरकार ने कहा कोई रास्ता निकालो भाई। तो सरकार ने रास्ता ये निकाला कि ठीक है, मदरसे आपने खोल दिया, लेकिन इसका पंजीकरण कराया, क्योंकि इसमें एक नियम है, अगर शैक्षणिक संस्थान है इसका पंजीकरण होना चाहिए। अभी बीच में आपने देखा कि सारे मदरसों की जांच पड़ताल हो रही थी। ठीक है, आप शैक्षणिक संस्थान खोलिए, संचालित करिए, चलाइए, कोई प्रतिबंध नहीं है, संविधान अनुमति दे रहा है। लेकिन संविधान यह तो नहीं कर रहा है ना कि बिना कुछ बताए आप ऐसा करेंगे। किसी कोचिंग को खोलने, उसको संचालित करने का अधिकार है आपका, लेकिन विहित प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा आपको। तो वो सब गड़बड़ी हो रही थी। उसने कहा कि थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे इसमें पढ़ कौन कौन रहे हैं, और थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे जो संचालित हो रही है उसको, वो कैसे संचालित हो रही है, यानी पैसा वैसा कहाँ से आ रहा है, चंदे उंदे से ही मिल जा रहा है, बच्चों से फीस उस ले रहे हैं, या कहीं गल्फ कंट्री वगैरह से तो कोई स्रोत नहीं बना हुआ है। यही सब बेटा जान, और जरूरी भी है। किसी देश में उस देश की सिक्योरिटी, उस देश की संप्रभुता का मामला होता है, किसी देश में क्या चल रहा है वो तो जानना ही चाहेंगे। मेरी कोचिंग में क्या चल रहा है ये राज्य की जिम्मेदारी है। वो ये पता लगाए कि यहाँ क्या चल रहा है। नहीं, वो नहीं चल रहा है कि पढ़ाई क्या हो रही है, उसका लेवल क्या, नहीं नहीं, वो ये पता लगाने की कोशिश करे कि पढ़ाई ही हो रही है या कुछ और हो रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ाई के नाम पे इंस्टीट्यूट बनाए वहां हो कुछ और। तो एक बार ऐसा हुआ, हमारे यहाँ 2 बच्चे थे जो आईबी में एसीआईओ थे। आती है ना वैकेंसी आईबी में, एसीआईओ के इंस्पेक्टर रैंक का पद है। तो सिविल में 2 बच्चे पढ़ रहे थे और दोनों एसीआईओ थे, लेकिन उन दोनों ने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं एसीआईओ हूं। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। वो तो एक दुर्घटना बस मालूम चल गया कि आईबी में है। तो जब मुझे मालूम चल गया तो मैं घबरा गया। हाँ हाँ, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ही जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन घबराहट इसलिए ज्यादा नहीं हुई कि अगर जांच पड़ताल कर भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो हुआ क्या, सुन लो। हुआ ये कि शाम को इंस्टीट्यूट बंद करके मैं जा रहा था, तब तक एक बच्चे का कॉल आ गई उसी में से। तो उसने कहा कि सर कहाँ हैं आप। तो मैंने कहा कि घर जा रहा हूँ।
तो कहाँ वापस आ जाइए। अरे ये करने का कहने का दुस्साहस तो नहीं है किसी बच्चे में, तो मैं खुद ही घबरा गया कि क्या मामला है। तो मैंने कहा, मुझे लगा कुछ संकट हो गया है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो कहा कि सर मेरा पर्स लग रहा है क्लास में गिर गया है। तो मैं थोड़ा इजी हो गया, पर्स गिर गया, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ा। तो मैंने कहा कि पर्स गिर गया है तो कल सुबह मैं ही आऊँगा पहले, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पर्स सुरक्षित रहेगा। पैसा वैसा ज़्यादा रखे थे क्या? मैंने मजाक भी कर दिया मैंने। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, पैसा वाला इशू नहीं है सर, पैसा ज़्यादा नहीं था, आप आ जाइए। हमने कहा बहुत ज़रूरी है बेटा। कहा बहुत ज़रूरी है। तो खैर मैं आ गया, बहुत दूर नहीं मैं गया था, मैं लौट आया। शाम को जब घर निकलते तो लौटने का मन नहीं करता, थक चुके होते। बहरहाल बच्चे ने इतना आग्रह किया कि मैं चला ही आया। तो और सही में पर्स उसका सीट पे था। अच्छा, उसका तो खैर पॉकेट में से निकल गया मुझे लगता है, जैसे बैठने बैठने में हिलने डुलने में वो पर्स निकल गया। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना पर्स वर्स निकाल के सीट पे रख देते हैं पढ़ने के पहले। तो खैर वो ऐसा नहीं था, वो पर्स उसका गिर गया। तो पर्स, हम भी आए साथ में क्लास में, मैंने तलाशी करने में कहाँ बैठे थे जरा देखिए, तो जहाँ बैठा था उसी सीट पे पर्स था। उसके चेहरे पर बड़ी संतुष्टि की भाव थे। हमने कहा पर्स चेक कराओ, पैसा ज्यादा है क्या? नहीं तो इतना परेशान क्यों हो रहे थे? तो उसमें से एक चीज निकाला, उसने मुझे दिखाया, कहा इसके लिए परेशान थे, ये हमारा आई कार्ड है और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो हमने कहा कि किस चीज का आई कार्ड है? तो मुस्कुराने लगा, बोल नहीं रहा है। तब उसने बताया कि मैं ACIO हूँ सर, IB में, यही ऑफिस है। तो मैंने कहा कि देखो अब तो बुला ही लिए हो ना, तो अब थोड़ा बतिया लिया जाए। ठीक है, ऑफिस में हम लोग बैठे, थोड़ा पानी वानी पिए, तो आधे घंटे तक हम लोग को बतियाई इसी संदर्भ में। तो सब चर्चा हुई कि हाँ सर यही तरीका है हम लोगों का, मैंने किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी संस्थान में, किसी प्रतिष्ठान में सूडो फॉर्मेट में हम लोग जाते हैं, वहाँ का पता लगाते हैं। तो उनका बंधु यहाँ भी, कहा नहीं यहाँ पढ़ने ही आए हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बाकी जिले भर के तमाम प्रतिष्ठानों में उसने बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, किसी देश के शैक्षिक संस्थानों में क्या चल रहा है उस देश को जानना तो आवश्यक है ही, कि वहाँ कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, देश विरोधी घटनाएं तो नहीं हो रही हैं। तो काहे मदरसे की जांच क्यों नहीं होगी? सबकी जांच होगी, मेरी भी होती है, आ जाते हैं लोग कभी कभी। तो ये है बेटा कि आपको शैक्षिक संस्था बनाने का अधिकार है, संचालित करने का अधिकार है, इसका अन्यथा अर्थ कोई ना लगाए कि मनमाना करने का अधिकार थोड़ा ही है। क्लियर बेटा? तो 30 तक हम लोग पहुंच गए बेटा, 31 डिलीट हो गया है, मुझे लगता है उस पर बात करनी ही नहीं है। अब बचा है 32, 33, 34, 35, एक दिन का काम और है। ठीक है, तो मंडे को बेटा निपटाते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।